सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं हिंदी कविताओं का रसास्वादन लेना। पतंग। जब ये नाम हमारी जीभ पर आता है तो हमारे मानस पटल पर भी एक ऐसा दृश्य अंकित हो जाता है जो हमें भाव विभोर कर देता है। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें जो नाजुक तितलियों के समान दिखाई देती हैं और नीचे उनके डोर थामे छोटे छोटे बच्चे जो पूरी तरह से प्रफुल्लित रोमांचित दिखाई देते हैं। यानी बहुत ही सुंदर वातावरण वहां पर पैदा हो जाता है और मानव अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता है। आलोक धनवा की ये कविता मुझे इसी मायने में बहुत अच्छी लगती है कि इस कविता में बच्चों की दुनिया से हमें पूरी तरह रूबरू कराया गया है, गहराई से समझाया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरह सारी परेशानियां होने के बावजूद पूरी तरह से मस्त होकर अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। बिहार राज्य से संबंधित आलोक जी की जो कविताएं हैं उनमें उनकी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। दुनिया रोज बनती है नामक शीर्षक से उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ और इस संग्रह में ही उनकी एक लंबी कविता पतंग भी संकलित है। यहाँ पर उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का पूरी तरह चित्रण मिलता है और जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कवि अपने बचपन को दोबारा जी रहे हैं। वो बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ दिखाई देते हैं। तो इस पतंग कविता में भी उनकी जो बाल सुलभ इच्छाएं हैं और उमंगे हैं उनका सहज और बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है और कवि ने कहीं पर भी आडंबर का प्रयोग नहीं किया है बल्कि सहज और सरलतम रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। हाँ, एक और बहुत अच्छी जो यहाँ पर उनके काव्य की विशेषता उभर कर आई है वो ये है कि उन्होंने बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब यानी कि जो हम पढ़ते हैं उनका चित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इस कविता का जो लंबी कविता है पतंग उसका तीसरा और अंतिम भाग यहाँ पर लिया गया है और इस भाग में जब शरद आता है, भादों बीत जाता है, बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, हवा में नमी खत्म हो जाती है और सूर्य अपने पूरे तेज के साथ दुनिया को प्रकाशित करते हुए आता है, मौसम बहुत सुहावना होता है क्योंकि ये सर्दी का पहला माह होता है तो इसमें ना ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो मौसम अनुकूल होता है और यही अनुकूल मौसम बच्चों को प्रेरित करता है पतंग उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर कवि ने जो ध्वन्यात्मकता, जो बिंबों का चमकीलापन और जो स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है वो हमें पूरी तरह प्रभावित करता है। तो चलिए आनंद लेते हैं कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक में संकलित कविता पतंग और कवि आलोक धनवा। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों के इतने नाजुक दुनिया। सबसे तेज बौछारें गई भादों में। कवि ने यहाँ पर प्रकृति के साथ अपने कथन की शुरुआत की है।
कहता है कि सबसे ज्यादा बारिश वाला जो मौसम होता है, जो महीना होता है, भादों का महीना, सावन के बाद भादों आता है। तो भादों का जो महीना था वो चला गया है, बीत गया है। और वो उस दौरान जो आकाश में अंधेरा और बारिश छाई रहती थी, वो अब पूरी तरह खुल गई है। ऐसा लगता है जैसे कि अब सवेरा हो गया है, आसमान खुल गया है। और शरद ऋतु का जो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा वो हो गया है। यानी कि जैसे शरद ऋतु आई है, आसमान खुल गया है, और जो बौछारें हैं वो बंद हो गई हैं, बारिश का मौसम खत्म हो गया है। और अब आसमान के खुलने के साथ ही एक ताजगी भरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल रंग लिए हुए सवेरा हो गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद का मानवीकरण करता है। कवि कहता है कि जो बारिश की जो बाधाएं थी, जो मौसम का अंधेरा था, जो इस माह में आकाश में जो अंधेरापन और जो बारिश और जो हवा में नमी थी, उन सभी बाधाओं को पार करते हुए अब जो शरद है वह उपस्थित हो गया है। और सूर्य रूपी अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए उत्साहजनक इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है। चमकीले इशारे, उत्साहजनक इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के जो समूह है उसे आमंत्रित कर रहा है। उसने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि उसमें जो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन जो वस्तु है पतंग, जो सबसे पतले कागज से बनी है, जो सबसे पतले कमाने का प्रयोग करके बनाई गई है, वह उस आसमान में अपने पूरी शक्ति के साथ अपने पूरी ऊंचाई तक पहुंच सके। और ज्यों ही पतंग ऊंचाई पर जाती है तो बच्चों की किलकारियां, बच्चों की सीटियां शुरू हो जाती हैं, और बहुत ही आनंददायक जो वातावरण है वो उपस्थित हो जाता है। और कभी यहाँ पर जो आसमान में जो रंग बिरंगी पतंगे उड़ती है ना, उन पतंगों को नाजुक तितलियों की संज्ञा देता है, उपमा देता है। यानी कि जो इतनी रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि तितलियां आसमान में उड़ रही हैं। तो इसका भाव ये है कि कवि ने यहाँ पर शरद के आने, भादों के जाने, यानी बाधाओं के खत्म होने और एक अनुकूल वातावरण बनने की ओर इशारा किया है। शरद का मानवीकरण करते हुए कवि यहाँ पर कहता है कि जो आसमान है वह पूरी तरह से पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल हो चुका है, और उसमें बच्चों की सबसे पसंदीदा और सबसे हल्के कागज से बने हुई, सबसे हल्की पतले कमाने से बनी हुई जो पतंग है वह आराम से उड़ सकती है। और ज्यों ही बच्चे पतंग उड़ाने का कार्य आरंभ करते हैं तो पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बच्चों की हर्ष में ध्वनि, सीटियां, किलकारियां वो शुरू हो जाती है। मौसम बहुत ही सुंदर हो जाता है, जिसमें बच्चों की हंसी भी होती है, खुशियां भी होती हैं, अनुकूल वातावरण भी होता है, और एक रोमांचक दृश्य वहां पर पैदा हो जाता है। अब शिल्प सौंदर्य के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग तो यहाँ पर किया ही गया है, और इसके साथ साथ यहाँ बिल्कुल सहज सरल शब्दावली है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि हमें शब्दकोश को निकालने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे कि मुक्त छंद का प्रयोग है, और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है शरद का। और चमकीली साइकिल, यहाँ पर ये सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है, और एक तरह से आप विशेषण विशेष्य भी देख सकते हैं। तो साइकिल यहाँ पर विशेष्य और चमकीली यहाँ पर विशेषण है। जोर जोर पुनरुक्ति अलंकार है, और चमकीले इशारे यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्दावली है, यानी कि उत्साहजनक इशारों से। तो यहाँ प्रतीकात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता इसको हम कहते हैं। और
आप देखेंगे कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। सबसे पतले कमाने, सबसे पतला कागज, सबसे हल्की रंगीन, यहाँ पर अतिशयोक्ति का अलंकार का प्रयोग है। क्यों ऐसा प्रयोग किया गया है? क्योंकि कवि का मकसद ही बच्चों की हर वस्तु को महत्वपूर्ण बनाना है। इसलिए उसने यहाँ पर उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जो पतंग है उसको और भी ज्यादा वह महत्वपूर्ण बना करके प्रस्तुत करना चाहता है। अब यहाँ पर जो मुख्य बात हमने की थी, बिंबों के बारे में बात की थी, तो अब यहाँ पर देखिए जरा, सबसे पहला ही यहाँ पर बिंब पैदा होता है, दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य बिंब है यहाँ पर। और घंटी बजाते हुए जोर जोर से श्रव्य बिंब है। ध्वनि की आवाज हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए यहाँ पर स्पर्श बिंब है। जो स्पर्श बिंब है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और अनुप्रास अलंकार तो आप निकाल ही सकते हैं। इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग है और मुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि भादों यानी कि सावन के बाद जो महीना होता है, बारिश का महीना भादों, उसके लिए प्रयोग होता है। और शरद, शरद यानी कि सर्दी का पहला मास होता है। और शरद ऋतु का मानवीकरण भी है और उसका आगमन भी है। इसके अलावा यहाँ पर तितलियों के समान दिखाया गया है पतंगों को। अगर प्रश्न आता है कि तितलियां यहाँ पर किस लिए प्रयोग की गई हैं, तो यहाँ पर एक तरह से जो आसमान में रंग बिरंगी पतंगे हैं उन्हीं को तितलियों की उपमा दी गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, स्पर्श बिंब है, मुक्त छंद का प्रयोग है और प्रसाद गुण है, लाक्षणिकता का भी प्रयोग किया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बच्चों के बारे में बात करते हुए बताता है कि वो तो जन्म से ही कपास के समान कोमल, पवित्र और निश्चल होते हैं। जैसे कपास होती है वो कोमल होती है, सफेद होती है, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और वह किसी भी स्थिति में ढलने के लिए तैयार होती है, हर स्थिति में उसे हम ढाल सकते हैं। उसी तरह से बच्चों को भी के बारे में तुलना करने का आधार यही है कि बच्चे भी जन्म से ही कोमल होते हैं, पवित्र होते हैं, निश्चल होते हैं और किसी भी स्थिति में रह लेने के लिए वे पूरी तरह तैयार होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए। कवि कहता है कि जब वे पतंग उड़ाने का कार्य करते हैं, जब वे पतंग उड़ाते हैं आसमान में, तो पतंग उड़ाने के पीछे वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, बिना अपने सुध बुध रखे हुए, सुध बुध खो करके, पूरी तरह उसके प्रति समर्पित होकर के वे अपनी पतंग उड़ाने का कार्य करते हैं। और छत की जो कठोरता है उसका एहसास भी उन्हें नहीं होता है। उनके लिए छत बिल्कुल नरम होती है और वे जिस दिशा में दौड़ते हैं वहां पर एक मृदंग की तरह ध्वनि पैदा होती है, एक वाद्य यंत्र की जो ध्वनि होती है वो पैदा होती है। तो मृदंग की ध्वनि जिस दिशा में भी उनकी पदचाप जाती है, पैरों की जो ध्वनि होती है वो मृदंग की तरह दिखाई देती है, सुनाई देती है। और वो जब वो इस तरह से पतंग के पीछे पूरी तरह सुध बुध खो करके, छत की कठोरता को भूल कर, उसको नरम मानते हुए और अपने पदचाप के माध्यम से एक ध्वनि, मृदंग की ध्वनि पैदा करते हुए दौड़ते हैं, तो पृथ्वी ऐसा लगता है कि उनके पैरों को छूने के लिए बेचैन होकर उनके पीछे पीछे घूम रही है।
पृथ्वी बेचैन हो जाती है उनको पैरों को छूने के लिए। तो वह भी घूमती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि वह भी बच्चों के साथ साथ उनके पीछे पीछे घूम रही है। और जब वे पैंग भरते हुए, देखे यहाँ पर जो प्रतीक प्रयोग किया गया है वो जबरदस्त है। पैंग भरते हुए, या पैंग भरना क्या होता है, अपने जो गति है उसको कभी कम कभी ज्यादा करते हुए, जैसे झूला झूलते हैं ना, झूले की गति को हम बढ़ाते हैं, कभी धीरे होती है और उसके बाद हम उसको तेज करते चले जाते हैं। यानी कि अपने गति में लचीलापन रखते हुए, गति को बढ़ाते और कम करते हुए, और डाल की तरह लचीलेपन वेग से जब वे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उस समय पर उन्हें उस किनारे से नीचे गिरने से केवल उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही बचाने में सक्षम हो पाता है। अर्थात यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब बच्चे पतंग के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, अब और पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होकर के सतों की कठोरता को भूल करके और दिशाओं को वाद्य यंत्र की तरह बजाते हुए पतंग उड़ाने का काम करते हैं, और अपने शरीर में को भी एक झूले की तरह प्रयोग करते हुए जा रहे हैं, और डाली की तरह लचीलापन उनकी गति में रहता है। और इस तरह से जब छत के खतरनाक किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उस समय उन्हें उस ऊंचाई से गिरने से केवल और केवल उनके रोमांचित शरीर में जो संगीत पैदा हो गया है वह ही केवल उन्हें गिरने से बचाता है। और जो पतंग उड़ाते समय जो उनकी धड़कनें ऊंचाई के अनुसार बढ़ती या कम होती जाती हैं, वही धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें केवल एक धागे के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि जो धागा है जिसके सहारे वह पतंग उड़ा रहे हैं, वो पतंग जितना ऊंचाई पर जाती है उनकी धड़कनें और भी तेज होती जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ान भर रहे हैं, वे अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों पर महसूस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं कि कवि ने बिल्कुल बच्चों की मनोस्थिति है उसे पूरी तरह प्रस्तुत किया है, चित्रण करने में सफल रहा है, और बच्चों की कोमलता और कार्य के प्रति समर्पण का भाव पूरी तरह से यहाँ पर चित्रित हो गया है। फिर आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पर पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है, और पृथ्वी के मानवीकरण के बाद विशेष यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। खतरनाक किनारे हैं और रोमांचित शरीर है, धड़कती ऊंचाइयां हैं, ये सारे विशेषण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और धड़कती ऊंचाइयां ये मानवीकरण भी है, मानवीकरण का प्रयोग भी किया गया। उदाहरण कितने अच्छे लेकर आता है यहाँ पर, पैंग भरना यानी कि अपने शरीर को जो लचीलेपन के साथ साथ आगे या पीछे करने में सक्षम रहना। और जो जिस तरह से डाली में लचीलापन होता है उसी तरह का लचीलापन उनकी गति में भी दिखाई देता है। और मृदंग का इस प्रयोग यहाँ पर उनकी पग ध्वनि के लिए किया गया है, यानी कि वो जिस तरफ भी पतंग के पीछे भागते हैं तो उसी दिशा में उनके जो पैरों की ध्वनि है वो एक ध्वनि संगीत में ध्वनि पैदा करती है। उस संगीत में ध्वनि के लिए ही यहाँ पर मृदंग का प्रयोग किया गया है। बिंब यहाँ पर देखिए आप, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए यहाँ पर श्रव्य बिंब है, श्रव्य बिंब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, ये भी श्रव्य बिंब है न, ये स्पर्श बिंब है, यानी कपास के समान कोमल स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। और छतों को भी नरम बनाते हुए स्पर्श बिंब है, छतों की कोमलता का एहसास किया गया है, छतों को भी नरम बनाते हुए स्पर्श बिंब का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पतंग के साथ वे अपने रोम छिद्रों के सहारे, अपने श्वास प्रश्वास के सहारे
रोमांच के सहारे भी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पतंग का और बच्चों का जो तालमेल है वो केवल एक धागे के सहारे है, ये दिखाने का प्रयास भी किया गया है। तो ये मनोवैज्ञानिक वर्णन ये किया गया है। फिर इसमें प्रकृति की जो यहाँ पर चित्रण है वो बच्चों के साथ साथ बहुत ही रोमांच करने वाला हो गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी गिरते हैं, अभी आपने पढ़ा कि एक धागा है और उनके रोमांचित शरीर का संगीत है जो उन्हें गिरने से बचा लेता है। अर्थात वे छतों के खतरनाक किनारों पर जाकर भी रोमांचित जो करने वाला संगीत है जो उनके शरीर में पैदा हो गया है, उस संगीत के सहारे ही वो गिरने से बच जाते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर एक और स्थिति का वर्णन किया है कि अगर वो कभी गिर भी जाते हैं पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक आते आते, अगर कभी वो गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, अब ये बचना उनके अंदर और भी आत्मविश्वास पैदा कर देता है। तो और भी आत्मविश्वास के साथ और भी साहस के साथ फिर से सुनहले सूरज, यानी कि जो सुनहरा भविष्य होता है, सुनहरे सूरज के सामने और भी निडर होकर के वे जो पतंग उड़ाने का कार्य है वो करने लग जाते हैं। अर्थात वे डर करके बैठ नहीं जाते बल्कि अपने कार्य को पुनः आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और उनके इस कार्य में पृथ्वी भी अपना सहयोग देती है। वह लगता है कि उनके बेचैन पैरों को छूने का फिर से प्रयास करने लग जाती है। यानी प्रकृति और बच्चों का तालमेल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। अरे ये एक तरह से उनकी खुशी की चरम सीमा होती है जब बच्चा खतरनाक किनारे तक आ जाता है और अगर नहीं बच पाता है और वो गिर जाता है, गिरने के बाद अगर बच जाता है तो वो उनके आत्मविश्वास में एक बहुत बड़ी वृद्धि होती है, जिसका प्रयोग वह दोबारा से फिर से दुगने आत्मविश्वास के साथ, दुगने जोश के साथ उसी कार्य को करने में लगा देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंत में आपको एक संदेश मिलता है। वो संदेश क्या है कि आप जब मुकाबला करते हैं परिस्थितियों का और कभी हार भी जाते हैं, हार करके पुनः आप फिर तैयार हो जाते हैं और फिर से आप उन्हीं परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाने का दुगने जोश के साथ प्रयास करते हैं, तो वह परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चे हारते नहीं हैं बल्कि वे पुनः अपने कार्य के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं। अर्थात उन्हें जो खतरनाक जो स्थितियां होती हैं वे कभी भी हतोत्साहित नहीं करती हैं। सुनहला सूरज, यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है, विशेषण विशेष्य है। और आप एक और देखिए जरा, यहाँ पर उर्दू शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया गया है। बेचैन, बेचैन उर्दू शब्द है। और ऊपर भी आप देखेंगे ये जो पहले था इसमें जैसे कि ये मृदंग है और महज है, महज, ये महज उर्दू शब्द है। तो ये उर्दू शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बेसुध है, ये भी उर्दू शब्द है। बेचैन है, ये भी उर्दू शब्द है। नर्म है, ये भी उर्दू शब्द है। तो उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मिश्रित शब्दावली एक तरह से हम कह सकते हैं, लाक्षणिकता है यहाँ पर। और बिंब बहुत ज्यादा है। और आप एक तरह से कह सकते हैं इस कविता को कवि ने कविता के साथ साथ रेखा चित्र का भी एक सामंजस्य इसमें कर लिया है, क्योंकि हर जगह पर आपको बिंब दिखाई देता है। तो बिंबों का प्रयोग इस कविता के सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। प्रसाद गुण का प्रयोग यहाँ किया गया है और मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है।